हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 4 के टॉपिक फर्स्ट की, जो कि होगा सपोजिटरीज, और आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स एक्सप्रेस का लेक्चर फर्स्ट, और जो कि होने वाला है यूनिट 4 का। सर, लास्ट वाली वीडियोस में हमने बात किया था इमल्सन सस्पेंशन क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रिपरेशन मेथड्स क्या होती हैं, सब पे बहुत डिटेल में बात की थी। हम आज देख रहे होंगे यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर, जिसका टॉपिक होने वाला है सपोजिटरीज। वीवीआईपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत अच्छा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं सपोजिटरीज से। 5 नंबर 10 नंबर फेवरेट क्वेश्चन है आरजीपीवी का, आपकी यूनिवर्सिटी का। बिना किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू, और आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। आप इंश्योर करना कि आपकी नोट्स बन रही हो, नोट्स आप लिखते जाना और ये समझते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सपोजिटरीज होता क्या है। सपोजिटरीज होता क्या है सर, जैसा कि हमने बताया सपोजिटरीज हमारा कहां पे है, फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ रहे हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तो हुआ ना। कोई चीज भी अगर हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो इट इज मतलब वो अंडर किसके आता है, काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, तभी हम उसको फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ सर, यहां तक क्लियर है हमें कि हम फार्मास्यूटिक्स में ये जो सपोजिटरीज का टॉपिक है क्यों पढ़ रहे हैं। बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सपोजिटरीज क्या होती हैं? सपोजिटरीज क्या होती हैं सर? सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं। सो सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म की कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, उसका चार्ट याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो पे भी मैंने प्रकाश डाला था, मैंने उसको लाइट में दिया था, थोड़ी सी लाइट उस पर डाली थी, लेकिन अभी फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है हमारा सपोजिटरीज। तो सर सपोजिटरीज सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया। एक बार को मैं कह रहा हूं, आपको डेफिनेशन नहीं याद होती, आप यहां पे पॉइंट करो तो ये लिख दो, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई। दूसरा यहीं पे लिखा हुआ है, इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी। बॉडी, जो बॉडी की कैविटीज होती हैं, तो मतलब इंसर्टेड इन बॉडी कैविटी। भैया कैविटी क्या होती है? जो दांतों में कैविटी लगती है, वो डेंटिस्टी का मामला है, उसको आप डेंटिस्ट के लिए छोड़ दो। हमारी आपकी कहानी, हम जो पढ़ना चाहते हैं, जो मैं बताना चाहता हूं, जो आप समझना चाहते हैं, वो वाली बॉडी कैविटी अलग होती है। बॉडी कैविटी मतलब जो बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज होती हैं, जो स्पेस होता है, उसको हम यहाँ पे कैविटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या करते हैं हम, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में। आगे बात करते हैं सच एज बॉडी कैविटी, सच एज रेक्टम, such as vagina, such as urethra, where they melt, soften और dissolve। जहां पे अब आप एक चीज समझ में आ गया, सपोजिटरीज क्या होती हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, बॉडी कैविटी में इंसर्ट होती हैं। बॉडी कैविटी सच एज वेजाइना, सच एज रेक्टम। तो ये सारे रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप इनको पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं यहाँ बॉडी कैविटीज के नाम से इनको पढ़ा रहा हूँ। वेजाइना रेक्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं, करते क्या है, ये मेल्ट हो जाते हैं, या तो सॉफ्ट मतलब थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बच्चे लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट। मैंने लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट क्या होते हैं लास्ट वीडियो में बताया है। लोकल इफेक्ट कहीं पर्टिकुलर एक एरिया में काम करना, दैट्स कॉल्ड लोकल इफेक्ट, और पूरी बॉडी में पहुंच जाना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाना, दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक इफेक्ट। ये कहानी हो गई सपोजिटरीज की। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप अपने हिसाब से एक बार लिख लो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होते हैं, सपोजिटरीज जो होता है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, बॉडी कैविटी सच एज वेजाइना, रेक्टम, यूरेथ्रा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा समझो कि वो मेल्ट हो जाते हैं, सॉफ्टन हो जाते हैं, या डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चे, और क्या करते हैं, लोकल इफेक्ट देते हैं, सिस्टमिक इफेक्ट देते हैं। सपोजिटरीज वाली कहानी जो उसकी बेसिक्स है वो यहां पे क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं भैया कि अगर हम सपोजिटरीज पढ़ रहे हैं, सपोजिटरीज, हाँ सर सपोजिटरीज पढ़ रहे हैं, पूरी यूनिट 4 जो है वो सपोजिटरीज पे ही बेस्ड है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है सर। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन बनते हैं तभी तो हम पढ़ रहे हैं। सपोजिटरीज की बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो कुछ उसके मेन टाइप्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, जिसको मैं अभी बॉक्स में कर दे रहा हूं। जो इतनी चीजें तो आपको मतलब एज इज याद होनी चाहिए। ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ना हो, क्योंकि बच्चे मुझे पता है आप लोग अभी नए हो, न्यू कमर्स हो, बिगनर्स हो। तो मैंने यहां पे अब ये देखो बच्चे, मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड, अब पीछे वाली थोड़ी सी मैं फिर से पीछे जाऊंगा, यहां पे 3 चीजें हाईलाइट की। इज दैट क्लियर? रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा।
तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई कि बॉडी कैविटी सच एज वेजाइना, रेक्टम और यूरेथ्रा, तो इन तीन के नाम आपको याद हो गए डेफिनेशन में। अब उसी के आगे सपोजिटरीज लगा देना है तो वो उनके काइंड ऑफ टाइप हो जाएंगे और आपको बिना मेहनत के, मतलब ऐसा कि मार्क्स आपके ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है सर, पहला हो गया रेक्टल सपोजिटरीज, दूसरा हो गया वेजाइनल सपोजिटरीज और तीसरा हो गया यूरेथ्रल सपोजिटरीज। आगे अगर होगा तो उस पर बात करेंगे। तो एक चीज मैं आपको फिर से इंश्योर कर रहा हूं बेटा कि आप पैरेलली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो सकता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया गया हो। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो शायद सेकंड सेम में जब HAP सेकंड आप पढ़ोगे तो मुझसे भी पढ़ोगे, तो मैं भी आपको पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा। तब के लिए मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स क्या होते हैं, वेजाइनल रूट क्या होते हैं, रेक्टल रूट क्या होते हैं, यूरेथ्रल रूट क्या होते हैं, बॉडी कैविटी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब भैया रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती हैं? रेक्टल सपोजिटरीज, रेक्टल कैविटी आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी कहां से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है सर, माउथ से शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है? रेक्टल रूट से खत्म हो जाती है। इसी के बीच में स्टमक आता है, इसी के बीच में किडनी आती है, इसी के बीच में जो भी हार्ट आता है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, ये सारी सिस्टम होते हैं। यहाँ पे जाके आपका सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। बहुत ही रफ डायग्राम में मैं केवल आपको समझाने के लिए इसको बना रहा हूँ, बाकी इसको आपको नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए आपके मन में, एक दिमाग में एक इमेज बन जाए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो रेक्टल सपोजिटरीज की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत 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 अच्छी, मतलब बिल्कुल इजी सी चीज है कि अगर रेक्टल सपोजिटरीज है तो यूज कहां होगी? रेक्टम में यूज होगी। रेक्टम जो कैविटी होती है उसमें यूज होगी, जहां से हम अपने स्टूल को बाहर निकालते हैं, वो वाली कैविटी को रेक्टम कैविटी कहते हैं और वहां पे सपोजिटरीज यूज करेंगे। इसका वेट होता है, खैर ये जीपैट का मामला है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि 2 ग्राम होता है एडल्ट्स के केस में, 1 ग्राम होता है चिल्ड्रंस के केस में। ये चीजें मैंने इसलिए ऐड ऑन कर दी है क्योंकि फिर से कहूंगा कि आपसे पूछा A to Z जाएगा कि अल्फाबेट आप A to Z लिखो। इफ यू आर कैपेबल आप लिख के आते हो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, तो आपके मार्क्स जो होते हैं वो एड ऑन होते चले जाते हैं और मार्क्स डिडक्शन के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। आप अच्छे नंबर स्कोर करके आते हो। यहां तक ठीक है, आपको समझ में आ गया कि रेक्टल सपोजिटरीज क्या होती हैं? रेक्टम में यूज होती हैं। 2 ग्राम होती हैं एडल्ट के लिए, 1 ग्राम होती है चिल्ड्रन के लिए। टॉर्पेडो शेप होता है, शेप भी याद कर सकते हो आप। एग्जाम्पल की अगर बात करें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है पैरासीटामोल, पीसीएम सपोजिटरी। पीसीएम सपोजिटरी क्या होते हैं? ये रेक्टल रूट से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट दिखाने के लिए। दूसरे की बात करें वेजाइनल सपोजिटरीज क्या होती हैं? वेजाइनल, जहां से वेजाइनल सपोजिटरीज, वेजाइनल रूट जो होता है उसके थ्रू इसको दिया जाता है। यूज्ड इन वेजाइना, इंसर्ट इन वेजाइना, वेजाइना में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। 3 से 5 ग्राम का होता है। ओवल या ग्लोबुलर शेप का होता है। बच्चे ये जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती हैं ये ओवल शेप की होती हैं। ओवल शेप आप समझ रहे हो ना, अंडे का आकार, मतलब ऐसा एक साइज का। वो चीजें अब मैं बनाऊं यहाँ पे बहुत बेसिक हो जाएगी। ओवल या ग्लोबुलर शेप का होता है। ये आप अपने कॉपी में एज इट इज उतारते चलो, क्योंकि जब आपकी कॉपी में लिखा रहेगा ना तो ये नोट्स, मतलब आप अभी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपनी नोट्स उस समय पढ़ोगे जब आपका पेपर आज या कल होगा तो आपको आपकी नोट्स ज्यादा हेल्पफुल समझ में आएगी। ठीक है बॉस, आगे बढ़ते हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज की भी आपने बात कर ली। इसमें अगर बात करें एंटी फंगल जो सपोजिटरीज होती है उसको हम कहते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज। एंटी फंगल, एसटीडी आपने सुना है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं सुना है? चलो ठीक है, नहीं सुना है। एड्स सुना होगा भैया, एड्स सुना होगा, वो भी सुना होगा। HIV सुना होगा, एड्स HIV मान लो एक है, तो एड्स HIV तो आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। तो वहां पे क्या होता है, चलो वो भी कहानी एक छोड़ दो, आप समझो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई कहते हैं बच्चे इसको। यूटीआई, 2 टाइप की यूटीआई होते हैं, लोअर यूटीआई, अपर यूटीआई। तो जो भी ये चीजें हैं ये पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में पढ़ने के लिए मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं यूटीआई में इन्फेक्शन कैसे होता है। इन्फेक्शन होता है जब बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ जब बढ़ जाती है तो यूटीआई हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू इंट्रोड्यूस एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल सपोजिटरीज, जो क्या करते हैं बच्चे, हमारी
वेजाइना में एसटीडी या जो भी कह सकते हैं आपकी जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जो भी फंगल ग्रोथ होती है, उनको इनहिबिट करते हैं और हमें लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रल सपोजिटरीज की बात करें तो ये यूरेथ्रा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो एडल्ट्स में होता है वो 3 ग्राम का होता है, यहाँ पे 3 ग्राम लिखा हुआ है, और फीमेल्स में 2 ग्राम का होता है। यहाँ तक कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैंने बताया कि 3 चीज आपको केवल टाइप्स में याद करनी है, वेजाइनल, सेकेंड वन इज यूरेथ्रल, और तीसरा क्या हो गई, रेक्टल। तो 3 चीजें आपको डेफिनेशंस में याद करनी पड़ी थी कि बॉडी कैविटीज क्या होती हैं। उन्हीं बॉडी कैविटीज को आप टाइप्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे किस पे, फायदे की बात हम पहले करते हैं सर, क्योंकि हमें फायदा समझ में आता है। तो यूजफुल किस केस में होता है, ऐसे पेशेंट्स जो स्वेलो नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट जो स्वेलो नहीं कर सकते, जिनको स्वेलो में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इन दैट केस अगर उनको हम स्वेलो करा देते हैं जबरदस्ती तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है या वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या इन केस वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो कैपेबल ही नहीं है स्वेलो करने के। एक बार मैं कह रहा हूं मार डांट के आप जो स्वेलो करना है, दवाइयों को स्वेलो करा सकते हो, लेकिन इन केस वो अनकॉन्शियस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोजिटरीज देना पड़ेगा, सपोजिटरीज देना पड़ेगा। तो इस केस में सपोजिटरीज का ये एक फायदा हो गया। यहां तक कहानी आपको चमक गई होगी। आगे चमकाते हैं। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे आपके फर्दर सेमेस्टर्स में। लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर नहीं होता, अगर इसको हम बाईपास कर देते हैं, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, तो जिससे जो एक्शन होता है वो फास्टर आता है। गुड फॉर लोकल ट्रीटमेंट। जो लोकल ट्रीटमेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका ये वेजाइना है उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो अगर आप वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया, राइट। अब इन्फेक्शन के लिए आप एक दवाई दे रहे हो, यहां से वो बच्चा दवाई खा रहा है, अब वो आगे आएगी वेजाइना में काम करेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर हम वेजाइना में ही उसको इंसर्ट कर देते हैं तो वो क्या करेगा बच्चे, गुड इफेक्ट देगा, गुड लोकल ट्रीटमेंट, लोकल इफेक्ट जो होगा वो अच्छा दे देगा। आगे बात करते हैं सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक। जो बच्चे होते हैं पेडियाट्रिक, इन बच्चों के उनके लिए यूज होता है जो बच्चे होते हैं 12 साल से कम के। गैरियाट्रिक उनके लिए यूज होता है जो बूढ़े होते हैं, बुढ़ापों के लिए यूज होता है। तो पेडियाट्रिक और गैरियाट्रिक दोनों के लिए ये यूजफुल होता है, दोनों के लिए सुटेबल होता है। चौथे एडवांटेज की बात करें तो लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन। मतलब आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई अगर दवाइयां खाता है तो उसको एक पीपीआई दी जाती है। पीपीआई स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सारे ओजोल डेरिवेटिव्स जैसे ओमेप्राजोल, पेंट्राप्राजोल, रेनेटिडीन भी होता है, तो ऐसी जो भी जोल करके दवाइयां होती हैं वो यहां पे दी जाती हैं। लेकिन इस केस में अगर हम सपोजिटरीज दे रहे हैं ब्रदर, तो हम यहां पे कोई भी इरिटेशन के लिए दवाई नहीं देंगे, क्योंकि ये कम काम, मतलब ये गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करेगा, इस वजह से ये एक एडवांटेज हुआ। अब बात करते हैं, अगर किसी का भैया फायदा है तो नुकसान भी होगा, बिल्कुल होगा, और नुकसान पे भी हम ही बात करेंगे, नुकसान पे आपको भी बात करनी पड़ेगी। पेशेंट को क्या करता है, डिस्कंफर्ट करता है। आप बताओ थोड़ा सा माहौल जो होता है वो पूरा सेमफुल बना देना है, मतलब ऐसा कि डिस्कंफर्ट होता है पेशेंट को। तो पेशेंट डिस्कंफर्ट मतलब ऐसा होता है कि अगर आपको खुद से अपनी बॉडी में जो एडमिनिस्टर करना है तो काइंड ऑफ सेमफुल हो जाता है, एम्बैरेसिंग हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे इसको लिखा हुआ है पेशेंट डिस्कंफर्ट। दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो वेरी करता है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इसलिए लिखा हुआ है। स्टोरेज प्रॉब्लम भी होती है थोड़ी सी। क्या होता है कि जब ये एक मान लो कि मैं कह रहा हूं ये एक सपोजिटरीज है, ये सपोजिटरीज है, ये बॉस ये सपोजिटरीज है। अब ये क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर में बच्चे जाके मेल्ट हो जाता है। यही कहानी होती है, मेल्ट हो या सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, मेल्ट हो या सॉफ्ट हो जाए, दोनों कहानी सेम होगी, या फिर डिसॉल्व हो जाए, 3 चीज हुई, या ये क्या हुआ, मेल्ट हुआ, डिसॉल्व हुआ, या सॉफ्ट हो गया। तो यहां पे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर पाने पे ये मेल्ट हो जाएगा। तो यही इसीलिए लिखा है स्टोरेज की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेल्ट होता है ये हीट में। उसके बाद डिफिकल्ट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर दवाइयां हम जो होती है, जो टैबलेट्स होती हैं उसको हम सेल्फली अपने खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्वाइट इजी प्रोसेस होती है, सुपर स्मूथ प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इसको खुद से एडमिनिस्टर करना होगा तो काइंड ऑफ कि ये डिफिकल्ट होगा, लीकेज की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये इसके डिसएडवांटेज हो गए, ये इसके एडवांटेज
एडवांटेज हो गए बिना किसी देर के। यहाँ पे सपोजिटरीज के एग्जाम्पल, सपोजिटरीज की जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स हैं वो कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं भाई साहब तो हम बात करते हैं कि सपोजिटरीज के बेस क्या क्या होते हैं। सपोजिटरी बेस की बात करते हैं, बहुत अच्छे से मन लगा के आप देखो। और बेस में कहानी ऐसी होती है ब्रदर कि सपोजिटरी बेस इज मटेरियल दैट कैरीज द ड्रग। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हम भी जैसे आपके शायद उसमें बेस वाले उसमें आपने ओलिजिनियस बेस पढ़ा था, ये वाटर बेस पढ़ा था। बेस की कहानी यहाँ पे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। जो थियोब्रोमाइल होता है, ये कोकोआ बटर, ये सारी कहानी मैं अभी आपको तुरंत समझा देता हूँ। तो बेस में आप इतना याद कर लो, एक फैटी बेस होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आगे वाले स्लाइड्स में है, लेकिन आपको इतना याद करना है कि फैटी बेस होता है जिसका एग्जांपल होता है कोकोआ बटर। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि मेल्ट हो जाता है बॉडी टेम्परेचर में, नॉन इरिटेटिंग होता है, ल्यूब्रिकेटिंग होता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ जाती हैं, थोड़ा सा क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, मे बिकम रैंसिड। एग्जाम्पल की बात करें कोकोआ बटर। यहाँ तक फैटी बेस की कहानी खत्म हो गई है। सपोजिटरीज बेसिस की अगर बात करें तो फैटी बेस उसका एक मेजर एग्जाम्पल होता है। दूसरा अगर बात करें तो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, ये भी दूसरा है, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी और जेलेटिन जैसे बेस यूज किए जाते हैं, ये इसके एग्जांपल होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सब में एक ही चीज होती है, डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड और नो रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड, मतलब इसको ठंडे करने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या पता ये शायद इरिटेशन कॉज कर दे, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हो। हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऐसा होता है कि क्या पता वो मॉइस्चर को खींच ले, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर ले, तो ये होती है हाइग्रोस्कोपिसिटी। आगे बात करते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं कि सपोजिटरीज बनती कैसी हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज पे बात कर रहे होंगे। आप मेक श्योर करना कि जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मैंने इसको फॉलो किया है, कई बच्चों ने फॉलो किया है, ऑफलाइन कई लोगों ने फॉलो किया है, मैंने फॉलो करवाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेम इसी फॉर्मेट में सपोजिटरीज का क्वेश्चन आए तो आप शुरू कहां से करोगे कि वेजाइनल रूट में दिया, बॉडी कैविटी में दिया जाता है, सच एज ऐसे 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 करके टाइप्स लिखना है आपको, सारी कहानी एज इट इज उतारनी है तो आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैंड रोलिंग मेथड। पहला है हैंड रोलिंग मेथड, दूसरा है कंप्रेशन मोल्डिंग, तीसरा है फ्यूजन मोल्डिंग बाय मेल्टिंग, फोर्थ वन नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट मेथड है। खैर अभी आप इतना समझो कि इसको आप पहले तो नाम से याद कर सकते हो, इज दैट क्लियर। आप मतलब अगर ये भी याद कर रहे हो तो सफिशिएंट है, सफिशिएंट, बिलीव मी ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं आप फार्मा जंक्शन से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको बेसिक के आगे वो भी पता होना चाहिए। तो हैंड रोलिंग मेथड की बात करें तो बच्चे बहुत ओल्ड मेथड है, यूज फॉर कोकोआ बटर बेस। जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोकोआ बटर बेस यूज होता है तो उसमें हम इसको हैंड रोलिंग मेथड को यूज करते हैं। अब मास जो होता है, मास जो होता है बच्चे, जैसे एक मास है उसको हम रोल करते हैं, ऐसा ऐसा रोल करते हैं। एक सीजर होता है कटर, उसको हम ऐसे मतलब ऐसा समझो सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे काट देते हैं, तो मतलब वो पार्ट्स कैसे कट जाते होंगे। अब ये समझो एक मास है, ये एक मास है जिसको हमने रोल किया हुआ है। अब हमारी जो सीजर है वो हम काटना शुरू कर रहे हैं, तो एक रोल यहां से कटा, दूसरा यहां से कटा, तीसरा ये कटा, चौथा ये कटा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके तो सिलेंड्रिकल शेप में ये कट जाएगा। तो मतलब अगर इसको हम एक को निकाल के देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इज दैट क्लियर, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मतलब आप समझ गए ना कि सिलेंड्रिकल शेप में ये होगा। ठीक है सर, ये भी चीजें समझ में आ गई। दूसरा बात करते हैं कंप्रेशन मेथड पे, तो इसमें हीट नहीं रिक्वायर्ड होती बॉस, और मिक्सचर जो होता है पाउडर मिक्सचर होता है कंप्रेस्ड इनटू मोल्ड, इसको हम मोल्ड में कंप्रेस कर देते हैं। मोल्ड क्या होता है, मतलब साचा, आप समझो कि ये एक ऐसा मोल्ड हो सकता है, ये ऐसी डाई हो सकती है, इसमें हम ये सारी चीजें करते हैं। तो यहां तक कहानी आपको चमक गई होगी दो चीजों की। आगे इसी पे बात करते रहेंगे कि फ्यूजन मेथड क्या होता है, फ्यूजन मोल्डिंग बाय मेल्टिंग। तो ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। स्टेप इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऑयल बेस हम लेते हैं, ओके, हमने ऑयल बेस लिया। अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें हीट दी, इसको ऑयल बेस को हीट दी और ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। बॉस ये मेल्ट हो गया।
अब इसको आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसको लिखा है पोर इनटू मोल्ड। इसको हम क्या करेंगे, पोर कर लेंगे मोल्ड में पोर कर लेंगे। आगे कहानी है कूल करेंगे, इसको हम टेम्परेचर इसका कम करेंगे, कूल करके रिमूव कर लेंगे। तो मतलब ये कुछ ऐसा बन के रेडी हो जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हो गई। आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ बेस। तो भैया यहाँ पे एक ये मेजर फॉर्मूला होता है, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में लिख के आना कि जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है। वेट ऑफ ड्रग का हम वेट लेते हैं और वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड। बच्चे अगर ड्रग का वेट 20 ग्राम है और जो हमारी वेट ऑफ बेस डिस्प्लेस्ड होता है वो 10 ग्राम है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा जाके डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक्यूरेट डोज प्रिपरेशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं बॉस। प्रिवेंट क्या करते हैं, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ बेस। हम यहाँ पे प्रॉपर एक डाटा देखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, इस वजह से हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो शॉर्टेज ना हो और या तो फिर एक्सेस ना हो। दो ही चीज में दिक्कत होती है, या तो बहुत ज्यादा कम हो गया तो मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी, या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो ज्यादा खराब हो जाएगा। एक में कम हो जाएगा, एक में ज्यादा हो जाएगा, हमें बीच का रास्ता निकाल के चलना है। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया। और यहाँ पे इसेंशियल इन कंपाउंडिंग, इसको हम इसेंशियल मानते हैं कंपाउंडिंग के दौरान। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, जब आगे बढ़ते हैं तो इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज आ जाता है कि सपोजिटरीज को किस किस मेथड से हम इवेल्युएट करते हैं। तो सबसे पहले अब मेरी एक कहानी समझो आप कि मेरी गाड़ी है, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। अब उस गाड़ी का नाम है मैंने रखा सपोजिटरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस गाड़ी का मैंने नाम रखा सपोजिटरीज। मेरा एक दोस्त आया सचिन करके कि उसने बोला भाई तेरी गाड़ी की मुझे चाबी चाहिए, और मैंने उसको चाबी अपनी गाड़ी की दे दी। ओके, अब वो आया लेके गया 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर उसने चला के आई गाड़ी। अब वो गाड़ी आया लेके, तो उसने बोला कि आप इवेल्युएट कर लो एक बार अपनी गाड़ी को। तो भैया कैसे मैं इवेल्युएट करूंगा, चला के तो बाद में करूंगा ना, पहले मैं गाड़ी को देखूंगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब हम देखेंगे गाड़ी को कि मेरी गाड़ी अगर ऐसी ऐसी थी तो अभी कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं है, अभी कोई मेजर चेंज तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है, ये मैं इंश्योर करूंगा सचिन से हैंड ओवर करते वक्त। तो बेटा यहाँ पे इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपीयरेंस पे देखेंगे, चेक कलर, चेक शेप, क्रैक्स, स्मूथनेस। मैं क्या बात करूंगा, मेरी अगर स्कॉर्पियो है तो भैया हम अगर कोई सचिन नाम का बंदा मेरी गाड़ी चला के ले आ रहा है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, अपनी गाड़ी का कलर देखूंगा, अपनी गाड़ी का शेप देखूंगा कि जो भी जैसी चीजें थी कोई चीज ब्रेक तो नहीं है, कोई क्रैक्स तो नहीं है, कोई स्मूथनेस मतलब जो स्मूथनेस थी वही है ना। तो ये चीजें मैं इंश्योर करूंगा। और ये कैसे होगी, अपीयरेंस से। तो इवेल्युएशन बाय अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरीज। तो समझ गए ना आप, ये कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि अपीयरेंस से भी इवेल्युएशन होता है, ठीक है। वेट वेरिएशन की बात करें, वेट वेरिएशन से कैसे होता है, ऑल सपोजिटरीज शुड हैव यूनिफॉर्म वेट। अब एक चीज आप समझो कि वेट वेरिएशन से हम कैसे चेक करेंगे, तो हम ऐसे चेक करेंगे कि सबको वेट करेंगे। जैसे ये सपोजिटरीज है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब कि एक ये 1 ग्राम की है और दूसरी 10 ग्राम की है, तीसरी 5 ग्राम की है, तो ये यूनिफॉर्म वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए कि अगर ये 1 ग्राम की है तो सब 1 ग्राम की है, स्टैंडर्ड 1 ग्राम माना जाएगा। मैं मानता हूं 100 अगर सपोजिटरीज हैं तो 99 जो है वो 1 ग्राम की है, 1 ग्राम की है, और जो 1 है वो मान लो 2 ग्राम की है, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम मानेंगे। तो इसका ये इवेल्युएशन हो गया वेट वेरिएशन से और अपीयरेंस से। दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट की बात करते हैं तो शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। इससे भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कोई अगर ये सपोजिटरीज है, फॉर एग्जांपल ये सपोजिटरीज है, इसको हमने बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया, ठीक है बॉस, हम इसको बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ इसकी जो मेजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो मेल्ट हो जानी चाहिए बॉडी टेम्परेचर में। बॉडी टेम्परेचर पाते ही इसको मेल्ट हो जाना चाहिए और यही इसकी
इसको मेल्ट हो जाना चाहिए, तभी ये अच्छा जो सपोजिटरीज है वो है, और इसका एवेल्युएशन मेथड भी ये होता है। आगे बात करेंगे लिक्विफिकेशन टाइम। तो इस लिक्विफिकेशन टाइम क्या होता है? हाँ सर ये शब्द नया है थोड़ा सा। लिक्विफिकेशन टाइम ऐसा समझो कि टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट इन अ बॉडी कंडीशन, मतलब कितना टाइम लग रहा है। अगर आइडियल टाइम जो है वो मानता हूं मैं 10 मिनट का है, अब ये 100 मिनट ले रहा है, फॉर एग्जांपल ये 50 मिनट ले रहा है, 50 मिनट ले रहा है, तो ये खराब हुआ, इवैल्यूएशन टेस्ट को ये फेल हो गया। मतलब जो एक सर्टेन टाइम पीरियड है, मानता हूं कि 10 मिनट का है, 10 मिनट का है, तो इसने 12 मिनट ले लिए, ये कंसिडरेबल है। लेकिन अगर उसने 50 मिनट ले लिए तो मतलब पेशेंट की जान जा सकती है अगर अर्जेंसी है तो। ठीक है, लिक्विफिकेशन टाइम से भी हम इवैल्यूएशन टेस्ट कर सकते हैं, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरा बात करते हैं ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो ड्रग है हमारा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, और इसी को हम कहते हैं ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, और ये भी इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज का एक पार्ट है। 6 नंबर की बात करते हैं तो बच्चे उसको कहते हैं हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट में हम बात करते हैं कि इसमें हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ का हम पता करते हैं और उसको उसकी चीज़ों को पता करते हैं। तो ये हो गया इवैल्यूएशन टेस्ट का 6 नंबर। और 7th की बात करें डिसोल्यूशन टेस्ट, मतलब हम इसको डिसॉल्व करके देखते हैं कि लिमिटेड टाइम पीरियड में जो सर्टेन टाइम पीरियड जो आइडियल टाइम पीरियड है उसमें डिसॉल्व हो रहा है या नहीं। और यहाँ पे मेरा सपोजिटरीज वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी नोट्स बना के चलो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसमें हमें रीच कर सकते हो, जो भी आपके जेन्युइन प्रॉब्लम हो आप देख सकते हो, बता सकते हो। ये हमारा चैनल है, ये चैनल का नाम है, खैर चैनल का नाम यहाँ पे भी आ रहा होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट करके चैनल पे जा सकते हो। टू बी कंटिन्यूड, अगले वाले वीडियोज़ में हम फार्मास्यूटिकल इनकॉम्पैक्टिबिलिटीज़ पे बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।